हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें शुरुआत करनी है अपने होम मैनेजमेंट का, जो हम पढ़ रहे थे इसके पिछली क्लास में कि घर का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, यानी कि भवन निर्माण से संबंधित जो उसके नक्शे थे, नक्शे के बाद घर के जो कमरे हैं, घर के विभिन्न हिस्से हैं, घर के जो भाग हैं, घर की दिशा है, ये सब के बारे में हमने डिटेल्स में अध्ययन किया था। आज की क्लास में उसे घर के एक पर्सनली एक कमरे की बात की जाएगी जिसे हम रसोई घर कहते हैं। आज की क्लास में हम इस रसोई घर के टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा थियरी में नहीं जाएंगे, सिर्फ उतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जितने आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को आप समझते जाइएगा और नोट डाउन उसे करते जाइएगा। आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो होम साइंस से रिलेटेड, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी, जेआईसी, बीपीएससी कोई भी हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है होम साइंस में। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इसमें जो रसोई घर है हमारा, आप सभी जानते हैं कि रसोई घर को पाक गृह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो परिवार के सदस्य घर में रह रहे हैं उन्हें खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के लिए रसोई घर पे डिपेंड होना पड़ता है। इंसान कुछ टाइम तक बाहर से खाने को खा सकता है, कुछ टाइम के लिए बाहर के कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ जो हमें तैयार खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो भी खरीद के खा सकता है। लेकिन अगर परमानेंट अगर रह रहा है तो उसके परिवार के लिए क्या आवश्यक होता है कि जो घर है हमारा, भवन है, उसमें एक रसोई घर भी होना चाहिए। तो हम सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं, जो हमारा रसोई घर है उसमें तो हमने ये देखा कि खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि जो रसोई घर है उसके लिए दिशा कौन सी इम्पॉर्टेंट होती है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रसोई घर की दिशा किधर की होनी चाहिए। तो ये देखिएगा, रसोई घर की दिशा ये तो पूर्व में होनी चाहिए या उत्तर पूर्व में होनी चाहिए। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, सिर्फ पश्चिम ये नहीं होना चाहिए, बल्कि रसोई घर की जो दिशा है वो ये तो पूर्व में हो या फिर उत्तर पूर्व में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं किचन का जो रैक होता है। किचन रैक मतलब जिस पे आप जो है अपने गैस चूल्हे को रख करके खाद्य पदार्थों को पकाते हैं। जो कमरा है आपका, कमरे में जो रैक बना हुआ जिस पे आप खाद्य पदार्थों को पका रहे हैं गैस चूल्हे के माध्यम से, वो किस तत्व का बना होना चाहिए, किस चीज़ का बना होना चाहिए। देखिएगा, चीनी मिट्टी, से पोर्सलेन भी कहते हैं, इसे चीनी मिट्टी का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब रसोई घर का जो रैक है वो चीनी मिट्टी का बना होगा तो सफाई करने में बहुत ही सुविधा होती है। इसके बाद देखिएगा, रसोई घर का आकार जो होता है वो कम से कम में भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉर्मली एक उसका अनुपात देखा जाता है, उसका रेशियो देखा जाता है, तो देखिएगा इसमें 8x8 या फिर 9x10 या फिर 9x12, यानी कि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है, यानी कि लंबाई में कितना है और चौड़ाई में कितना है, इस आधार पे ये अनुपात बताया गया है। इसके बाद देखिएगा, रसोई घर की दीवार की बात की जाती है, क्योंकि जब आप खाद्य पदार्थों को पकाते हैं, किचन का रैक बना हुआ है, पीछे से दीवार सटा हुआ है, वो दीवार पे भी खाद्य पदार्थों के जो हैं कुछ में वाष्प निकल रहा है, कुछ तेल युक्त कोई भी खाद्य पदार्थ आप पका रहे हैं उसके छींटे भी पड़ रहे हैं, तो इन सभी से रसोई घर में गंदगी उत्पन्न होती है। तो इन सभी की साफ सफाई के लिए क्या आवश्यक होता है कि जो रसोई घर है उसकी दीवार टाइल्स की बनी होनी चाहिए, मोज़ेक की बनी होनी चाहिए या फिर डिस्टेम्प की बनी होनी चाहिए। ये सब मार्केट में आप लोग के लिए उपलब्ध होती है। रसोई घर की साफ सफाई, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इन प्रकार के जो सामग्रियां हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। दीवार के लिए टाइल्स, मोज़ेक और डिस्टेम्प का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद दीवार, जो रसोई घर है, दीवार के बाद उसकी फर्श की बात करते हैं। इसके पहले हमने रैक की बात की थी, जो रैक जिस पे आप खाद्य पदार्थ को पका रहे सिर्फ उसी की बात की गई थी, लेकिन अभी रसोई घर के फर्श की, यानी कि जो जमीन पे है, जो जिस पे आप खड़े हुए रहते हैं, वो पूरे फर्श की बात की जा रही है। वो चिकना होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और टिकाऊ होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में बड़े बर्तन भी होते हैं, छोटे बर्तन भी होते हैं।
कोई भी बर्तन अगर गिर जाए या फिर कोई भी ऐसा उपकरण है जो रसोई घर में प्रयोग किया जा रहा है वो ही गिर जाए, तो ऐसा ना हो कि कहीं जो फर्श की बनावट है वो अगर टिकाऊ ना हो, मजबूत ना हो, तो वो टूट भी सकती है, जिससे कि रसोई घर में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, साफ सफाई में समस्या होगी, खर्च और भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो रसोई घर की जो फर्श है वो चिकनी होनी चाहिए, जिससे कि साफ सफाई में सहायता मिल सके, मजबूत और टिकाऊ भी होनी चाहिए। इसके बाद है कि रसोई घर की जो स्थिति है, स्थिति का मतलब है कि जो आपका पूरा भवन है उस भवन में जो रसोई घर है वो किस तरफ बना होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है रसोई घर जो है वो घर के पिछले हिस्से में बना होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा रसोई घर है, इससे संबंधित जो नॉर्मल पॉइंट थे वो यहाँ पे कवर किए गए। यहाँ पे जितने भी आपके एक छोटे छोटे वर्ड हैं उनको यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है, वो आप यहाँ से लिखते जाइए एक एक पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पर्पज से। इसके बाद हम बात करते हैं कि रसोई घर की शैली की, रसोई घर में जो शैलियों का प्रयोग किया जा रहा है वो किस प्रकार से है। रसोई घर जो है हमारा वो मुख्यतः 2 शैलियों में विभाजित है। आपने पुष्प सज्जा पढ़ा, उसमें भी आपने देखा कि पुष्प सज्जा के भी शैलियाँ बताई गई हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे रसोई घर की शैली बताई गई है, जिसमें एक देसी शैली या विदेशी शैली, देसी शैली या फिर भारतीय शैली या परंपरागत शैली होती है, उसे हम कहते हैं देसी शैली या भारतीय शैली। इसमें क्या किया जाता है कि जब रसोई घर में खाद्य पदार्थ को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो खाद्य पदार्थ को बैठ करके बनाता है, और जब भोजन ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है वो भी बैठ कर ही भोजन ग्रहण करता है। वो चाहे किसी लकड़ी के पाटे पे बैठ के, चटाई पे बैठ के या फिर टेबल या कुर्सियों का प्रयोग करके भोजन को ग्रहण कर रहा है, तो ये सभी हमारे क्या देसी शैली और भारतीय शैली के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि विदेशी शैली, पाश्चात्य शैली, बुफे शैली या आधुनिक शैली, ये सभी एक ही शैलियाँ हैं जिसे विदेशी शैली के नाम से जाना जाता है। ये इसके अलग अलग से नाम है। बुफे शैली प्रचलन में है, आप देख रहे होंगे, बफर नाम सुने होंगे, लेकिन बफर नहीं होता है। बफरिंग का मतलब होता है जब आप मोबाइल फ़ोन को चलाते हैं तो अगर नेटवर्क का इशू होता है तो सर्कल में जो है राउंडिंग सा जो आता जाता सर्कल दिखाई देता है, उसे बफरिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बफर वर्ड यूज करते हैं वो गलत होता है, उसका रियल नाम जो होता है वो बुफे कहा जाता है, बुफे शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी है ये नाम चारों वो एक ही है। ये ऑप्शन में आपको 4 में से कोई भी एक दे सकता है। इसका मतलब ये होता है जो ये विदेशी शैली है इसमें खाद्य पदार्थ को पकाने वाला भी व्यक्ति खड़े होकर ही खाद्य पदार्थ को पकाता है, और खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने वाला यानी खाना खाने वाला जो व्यक्ति है, भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, वो भी खड़े होकर ही भोजन को ग्रहण करता है। यहाँ तक समझ में आया। मुख्य रूप से हमारे रसोई घर की जो शैलियाँ हैं वो 2 हैं, देसी और विदेशी। देसी शैली को भारतीय शैली या फिर परंपरागत शैली कहते हैं, वहीं पे विदेशी शैली को पाश्चात्य शैली, बुफे शैली और आधुनिक शैली के नाम से भी जाना जाता है। देसी शैली में खाद्य पदार्थ को बैठकर बनाया जाता है और बैठ करके भोजन ग्रहण किया जाता है, लेकिन वहीं पे विदेशी शैली में खाद्य पदार्थ को जो है भोजन को खड़े होकर पकाया जाता है और खड़े होकर ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद देखिएगा जो हमारा रसोई घर है इसके आकार से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, तो इसके एक एक पॉइंट को आप समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। रसोई घर के आकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है सबसे पहला यू आकार का रसोई घर होता है। जो यू आकार का रसोई घर होता है इसे जो विद्वान हैं होम मैनेजमेंट के, मुंडेल के द्वारा, एलन के द्वारा, ये दोनों ही वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो यू आकार की रसोई है मुंडेल के द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ किचन बताया गया। यानी कि जो किचन है यू आकार का, यू आकार में क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, जो इधर है यहाँ पे आप गैस चूल्हे को रखते हैं, फिर इधर से आप इसी प्रकार से जो भी आपका मटेरियल है बर्तनों को रखने के लिए और फिर सामग्री रखने के लिए, इधर बर्तन धुलने के लिए, और फिर और इधर देखते हैं आपके यहाँ पे क्या हो जाता है,
फ्रिज वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पे एक त्रिभुज का आकार बन जाता है। यहाँ पे आप बर्तन धुल रहे हैं, आप भोजन पका रहे हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को रख रहे हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रसोई घर है, रसोई घर में खाद्य पदार्थ जहाँ पकाया जा रहा है और जहाँ स्टोर करके रखा जा रहा है और जहाँ बर्तन को धुला जा रहा है, इसके बीच में किस प्रकार का आकार बनता है, तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का आकार बनता है। और यू आकार के रसोई घर को सबसे सर्वश्रेष्ठ किचन बताया गया। किसके अनुसार बताया गया? मुंडेल के द्वारा। फिर पूछा जाता है कि आदर्श व सर्वोत्तम किचन यू आकार की रसोई को किसने कहा है, तो अब बताएंगे कि जो एलन है विद्वान, एलन के द्वारा बताया गया कि जो यू आकार की रसोई है वो सबसे आदर्श और सर्वोत्तम किचन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के रसोई घर में जो गृहिणी होती है, खाद्य पदार्थ को पका रही है, रसोई घर में काम कर रही है, उसे ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है और उसे एनर्जी की भी बचत होती है। तो ये पॉइंट को यहाँ पे कवर किया गया यू आकार की रसोई को। इसके बाद देखिएगा एल आकार की रसोई घर की बात की जाती है। एल आकार की रसोई घर में अगर जब आपके कमरे में जो आपका घर बना हुआ है वहाँ पे कहीं कम जगह अगर बची हो रसोई घर के लिए, तो उसके लिए जो है एल आकार का रसोई घर इम्पोर्टेंट होता है। जो एक लाइन है ये, इस एक लाइन में आप अपने खाद्य पदार्थ को पका सकते हैं, चूल्हे का प्रयोग कर सकते हैं, बर्तन रखने का प्रयोग कर सकते हैं, बर्तन धुलने का प्रयोग कर सकते हैं और एक साइड में आप फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रसोई घर है आपका, बहुत ही इसमें कम जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिएगा दो दीवार की रसोई या फिर कॉरिडोर रसोई कही जाती है। दो दीवार की रसोई तो एल आकार की भी रसोई में हुए। आप कहेंगे कि ये जो एल आकार की रसोई थी इसमें भी दो दीवार का प्रयोग किया जा रहा है, दीवार पे बना हुआ है ये हमारा किचन, तो इसमें भी दो दीवार का प्रयोग है। लेकिन यहाँ पे दो दीवार या कॉरिडोर क्यों बताया गया? क्योंकि ये दो दीवार वाली रसोई घर में समानांतर रूप से दो दीवार का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे एक गैलरी के जैसे कॉरिडोर की तरह बीच में खाली स्थान होता है। गृहिणी जो है इधर भी कार्य करती है, इस दीवार पे भी और इस दीवार पे भी कार्य करती है, जबकि इधर कुछ भी नहीं रहता है और ये बीच में जो है कॉरिडोर की तरफ बना हुआ होता है। यानी कि अगर किसी गलियारे में आपको अपनी रसोई घर को सेट करना हो तो दोनों ही दीवार जो समानांतर में है वो दोनों में ही अपने रसोई घर की पूरी व्यवस्था को हम क्या करते हैं, वहीं भी मैनेज कर लेते हैं। तो इस प्रकार की दीवार से बनी रसोई को दो दीवार या कॉरिडोर रसोई कहा जाता है। इसकी जो चौड़ाई बताई जा रही है बीच की, वो 8 फीट बताई जा रही है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दो दीवार के बाद एक दीवार भी समझ लीजिएगा पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो दो दीवार था इसमें नॉर्मल दो दीवार कॉरिडोर की तरह प्रयोग किया जा रहा है। वहीं पे एक दीवार की जब बात करते हैं तो इसमें सिंक जो है मध्य में होता है जगह का अभाव होने पर। इसका मतलब है कि जहां आपने ये देखा था कि दो दीवार में समानांतर रूप में दो दीवार सीधी सीधी ये ऐसे थी, लेकिन एक जब दीवार पर रसोई बनाई जाएगी तो ये एक दीवार ही होगी सिर्फ। तो यहाँ पे बीच में सिंक होगा। सिंक का मतलब है कि रसोई घर में वह स्थान जहाँ पे आप बर्तन को धुलने का कार्य करते हैं, वो पूरा जो बर्तन लगा हुआ होता है स्टील में, यहाँ पे नल लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे पानी भी आ रहा है, यहाँ पे बर्तन धुला जा रहा है, तो ये स्थान जो होता है उसको सिंक कहा जाता है। और एक तरफ आप खाद्य पदार्थ को पकाने का कार्य कर सकते हैं और बर्तन धुलने के स्थान जो है वो बीच में होगा। फिर उसके बगल बर्तन रखने का स्थान, फिर उसके बगल आप फ्रिज वगैरह रखने का भी कार्य कर सकते हैं और उसके नीचे का जो स्थान है वहाँ पे आप खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्रयोग कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार के रसोई घर जो एक दीवार पे पूरा अरेंजमेंट किया गया है वो क्या होता है, एक दीवार वाला रसोई घर कहा जाता है। इसके बाद है स्टार फिश या तारक रसोई। स्टार फिश आप लोग देखे होंगे, जैसे ही स्टार हमारा बनता है सेम ऐसे ही रसोई बनी हुई होती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी रसोई घर नहीं मानी जाती है क्योंकि ये ज़्यादा प्रयोग भी नहीं की जाती है। क्यों नहीं की? ये जगह जो है ये बहुत ही ज़्यादा जगह को लेता है और जगह खराब होती है इसमें। और प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे आप लोग, चाहे वो शहर हो या गाँव हो, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं खराब किया जाता है।
हॉल वगैरह भले ही बना दिया जाए, लेकिन रसोई घर के लिए थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से रसोई घर बनाया जाता है। इस प्रकार से रसोई घर बना करके जगह को बर्बाद नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से इसे कहा गया कि जो स्टार फिर रसोई घर है, ये जगह इसमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा अब नहीं होता है। इसमें अधिक समय भी व्यय होता है गृहिणी का। अगर स्टार फिश जो है स्टार की तरह रसोई घर बनी है तो गृहिणी को कार्य करने में ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा, तो इसमें समय भी अधिक लगेगा और ऊर्जा का भी अधिक व्यय होगा। इसके बाद बात करें प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला रसोई। ये जो है ये यू आकार से मिलता जुलता रसोई घर होता है और ये जो है सुविधाजनक भी होता है। जिस प्रकार से ये यू आकार का रसोई घर इस तरह से था, ये वाला रसोई घर इस तरह से है यू आकार में, लेकिन इसमें 3 दीवारों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिएगा, एक दीवार तो आपने यहाँ पढ़ लिया कि जहाँ सिंक जो है मध्य में है और जगह का अभाव होने पर एक ही दीवार पे पूरी रसोई घर को हम सेटल कर लेते हैं। इसके बाद है आइसलैंड या द्वीप किचन की बात करते हैं। आइसलैंड या द्वीप किचन में क्या होता है, ये विकलांगों हेतु प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा टहल नहीं सकते हैं, हाथ पैर में समस्या है, ज़्यादातर अगर उन्हें पैर में समस्या है, बैठने में समस्या है, तो उनके लिए एक ऐसा रसोई घर जो डिज़ाइन किया गया है जिसमें एक खंभा बना होता है। पोल जानते होंगे आप लोग, एक खंभे पे पूरी रसोई घर को गोलाई में ऐसे ही ऐसे सेटअप कर दिया गया होता है और चेयर का भी प्रयोग किया गया होता है, इसी में ज्वाइंट होता है और ये ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घुमाने पे घूम जाएगा। आप लोग मार्केट में देखे होंगे फैंसी जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह मिलती है या फिर श्रृंगार के सामान महिलाओं के मिलते हैं, वहाँ पे ईयरिंग वगैरह और भी जो भी आभूषण वगैरह हैं, जो भी तैयार होने के लिए जो भी सामग्रियां मिलती हैं, उन्हें डेकोरेशन दिखाने के लिए एक ऐसे पोल की तरह छोटे ही मॉडल में या बड़े मॉडल में बना दिया जाता है। अगर जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो एक जगह खड़े होके उसे सर्कल में राउंड राउंड घुमा करके वो सारे सामान को देखता है, फिर खरीदता है। आप अधिकतर मार्केट में देखे भी होंगे। तो इस प्रकार से ये रसोई घर भी डिज़ाइन किया गया होता है जिससे कि वो व्यक्ति जो विकलांग है, ज़्यादा टहल नहीं सकता है, कमर में समस्या है, पैर में समस्या है, कहीं पे भी है, वो बैठकर खाद्य पदार्थ को बनाना चाहता है, तो इस प्रकार के रसोई घर का प्रयोग किया जाता है जिसे आइसलैंड या द्वीप किचन कहा जाता है। देखिए, ये विकलांगों के हेतु प्रयोग किया जाता है, खंभे पर व्यवस्थित किया जाता है, लेकिन इसमें लागत जो है वो अधिक लगती है क्योंकि आपको सुविधा भी अधिक दे रहा है तो लागत जो है वो अधिक लगेगी। इसके बाद ये विद्युत चालित होता है, ये विद्युत के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि ये जब राउंड में घूमेगा तो वो बिजली के द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ये मुख्य रूप से जो 7 हमारा रसोई घर था, इसके अतिरिक्त कुछ और भी रसोई घर बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले समय में भी और आगे आने वाले एग्जाम में भी ये 100% ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, खास करके TGT एग्जाम में। देखिएगा यहाँ पे शाही या रजवाड़ा या राजसी रसोई किसे कहा जा रहा है। तो देखिए, वर्तमान में ये जो रसोई है वो विलुप्त हो गई है क्योंकि इसमें जो है स्थान जो है बहुत ज़्यादा लगता था। राजाओं महाराजाओं के जो घर हुआ करते थे प्राचीन समय में, जगह का अभाव नहीं रहता था और बड़े बड़े हॉल में ही रसोई घर जो है रजवाड़ा जिसे कहा जाता था, वहाँ पे पूरे राजमहल में रहने वाले जितने भी लोग रहते थे, जितने उनके नौकरशाही हुआ करते थे और फिर महल में जितने लोग थे, एक राजा की कई कई रानियाँ हुआ करती थी, जितना बड़ा परिवार रहता था वो सभी के लिए खाद्य पदार्थों को एक जगह ही बनाया जाता था। इसे शाही, रजवाड़ा या राजसी रसोई के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये विलुप्त हो गया है। इसके बाद देखिएगा, आयताकार रसोई की बात की जाती है तो ये लंबी संख्या है, तो यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में खाद्य पदार्थों को पकाया जाता है, होटल वगैरह में आप देखे होंगे तो वहाँ पे इस प्रकार के रसोई का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग कार्यों हैं तो अलग अलग रो बना होता है। जैसे अगर आयताकार जो है ये बना हुआ है रसोई घर, देखिएगा आयताकार, तो यहाँ पे सब्जी काटने के लिए एक रो बना हुआ है, रोटियां बनाने के लिए एक रो है, रोटियां पराठा वगैरह बन रहा है इस रो में। फिर उसके बाद एक रो में जो खाद्य पदार्थों को रखा गया है यहाँ पे परोसने के लिए। इसके बाद कोई और आइटम है तो इधर रखा है।
उसके बाद जो है खाद्य पदार्थ बनाने के लिए ही मतलब जितने भी हैं व्यंजन, उन सभी को पकाने के लिए अलग अलग रो बना हुआ है, एक रो में एक ही कार्य को किया जाएगा। तो इस प्रकार के रसोई घर को आयताकार रसोई घर कहा जाता है। इसके बाद देखिएगा कियोस्क रसोई घर। कियोस्क रसोई घर में क्या होता है कि ये चलता फिरता रसोई घर होता है, इसे ट्रॉली रसोई के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे जो रेस्टोरेंट वगैरह है बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन आप लोग ठेले वगैरह पे देखे होंगे जो खाद्य पदार्थों को कोई पानी पूरी की दुकान है, चाट समोसे की दुकान है, इसके बाद मोमोज वगैरह देखते होंगे आप लोग बनाया जाता है, खमन वगैरह बनता है। ये जो भी मार्केट में उपलब्ध है चलती फिरती जो गाड़ियां हैं जिसपे वो खाद्य पदार्थ को पका भी रहे हैं और बेच रहे हैं, इस प्रकार के रसोई घर को कियोस्क रसोई घर के नाम से जाना जाता है। आप देखिए कि जितने भी रसोई घर यहाँ पे आपने देखे, इसमें से कुछ ही ऐसे हैं जो आपने नहीं देखा है, लेकिन जो आपने देखा भी है उसके नाम भी डिफरेंट है। इसलिए आपके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जो भी यहाँ पॉइंट एक एक बताया गया वो आप लोग अच्छे से समझिए और उसे लिखते जाइए। जो इसका नाम है वो अच्छे से लिखिए और याद करिए कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर आप कियोस्क रसोई हर रोज़ देख रहे हैं मार्केट में लेकिन नाम नहीं पता है कि उसे कियोस्क रसोई घर कहा जाता है, तो इसी प्रकार से जो ये पॉइंट है वो सभी को अच्छे से समझिए। इसके बाद देखिएगा जब हमने रसोई घर की बात कर ली है तो रसोई घर के साथ ही साथ एक पॉइंट हमें और भी पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है कि पिछली क्लास में आपने पूरे भवन निर्माण के बारे में पढ़ा, पूरे कमरे की व्यवस्थित जो व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा, जो उसके हिस्से हैं, खिड़कियां हैं, सीढ़ियां हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा। तो उसी प्रकार से रसोई घर को भी पढ़ लिया, रसोई घर की दिशा, आकार, स्थिति सब कुछ पढ़ लिया। अब ये बात आती है पूरा भवन हमारा बन के तैयार है तो इसके साथ ही साथ हमें ये आवश्यक होता है जो परिवार के सदस्य वहाँ रह रहे हैं तो उन्हें गर्मी, ठंडी, इन सब मौसम में भी रहना है, तो कमरे में संवातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये संवातन क्या होता है? संवातन का मतलब होता है कि जब कमरा है, कमरे में खिड़की बनी हुई है, दरवाजे बने हुए हैं, इन दोनों के लिए ही साथ आप देखिए रोशनदान के नाम से घर पे कहते हुए सुने होंगे। क्या वहाँ से रोशनी आपके कमरे के लिए उपलब्ध हो पाती है? नहीं हो पाती है, लेकिन वो फिर भी कमरे में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जब आपका जो कमरा है, कमरे में रहने वाली जो वायु है, उस वायु को हमेशा अगर वैसे ही रखा जाए तो वहाँ पे घुटन सी महसूस होगी। इसी वजह से कमरे में रोशनदान जो आप कहते हैं उसका शुद्ध नाम क्या है? उसे संवातन कहा जाता है। उसका कार्य क्या होता है? समझिए कि कमरे में कोई गर्म वायु है, फिर आप कमरे के दरवाजे को खोलते हैं, खिड़कियों को खोल देते हैं, तो इनके माध्यम से कमरे में शुद्ध वायु प्रवेश करती है। शुद्ध वायु कमरे में प्रवेश होते ही गर्म वायु जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। गर्म वायु हमेशा ऊपर की उठती है और ठंडी वायु जो है वो नीचे रहती है। तो कमरे की जो गर्म वायु है पहले से जो उपस्थित है वो ऊपर संवातन के माध्यम से कमरे से बाहर निकल जाती है और खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से कमरे में जो है शुद्ध हवा का प्रवेश होता है। तो इतना समझ में आप लोग को जो संवातन होता है, संवातन का कार्य होता है कि कमरे की गर्म वायु को कमरे से बाहर निकालना। कमरे में वायु का जो आवागमन का कार्य कर रहा है वो क्या कहला रहा है? संवातन कहला रहा है। इसके बाद देखिएगा प्राकृतिक संवातन के साधन जो आपको मैच दी फॉलोइंग में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस, पिछले टाइम में भी एग्जाम में पूछा गया है, खास करके नेट के एग्जाम में, कि जो प्राकृतिक संवातन है, प्राकृतिक मतलब कि प्राकृतिक रूप से संवातन बनाया गया, वहाँ पे किसी कृत्रिम विधि का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए इसमें से एक चूसड़ है, विसरण है, संवहन है और वायु क्रिया है। ये 4 पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन सामने दिया गया है। चूसड़ का मतलब होता है कि अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ, जिधर से दबाव अधिक होगा वायु का, उधर से जो है जिधर कम दबाव है उधर की तरफ वायु का जाना। अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ जब वायु प्रवेश करती है तो उसे चूसड़ विधि कही जाती है। इसके बाद विसरण है। विसरण का मतलब होता है फैलना, ज़्यादा हल्की गैस जल्दी फैल जाती है। आपको अगर
अगर ये मैच द फॉलोइंग में दिया जा रहा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि विसरण मतलब फैलना होता है कि ज़्यादा हल्की जो गैस है वही फैलेगी, तो ज़्यादा हल्की गैस जल्दी फैल जाती है। इसके बाद संवहन की बात करते हैं तो संवहन का मतलब होता है गैस पदार्थ का गर्म होकर ऊपर उठ जाना। जो भी वायु में उपस्थित गैसें हैं वो गैसें जो है गर्म होकर जब ऊपर उठती है तो यह क्रिया संवहन की कहलाती है। और ऊपर संवातन जो गर्म वायु को कमरे से बाहर निकाल रही है वो संवातन कहा जाता है। वायु क्रिया की बात करें तो स्थान रिक्त होते ही ठंडी वायु भर जाती है। जैसे ही कमरे से गर्म वायु संवातन के माध्यम से कमरे से बाहर निकलती है वैसे ही कमरे में ठंडी जो वायु है वो प्रवेश कर जाती है। यह क्रिया वायु क्रिया कहलाती है। इतना समझ में आई होप समझ गए हों आप लोग, क्योंकि यहाँ पे रसोई घर से जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और संवातन के वो आपको कवर करके बता दिया गया है। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आप लोगों के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।